So welcome students. In the last lecture we discussed one of the basic character related to the cell morphology, that is a shape of a cell. Now in this video we will discuss about another important character of a cell, that is a cell size. ठीक है. Now in case of a cell size we find variety of cells showing different type of size, but the average size of cell remains constant. जो भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, फिर चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या फिर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, इन सभी में सेल का जो साइज है वो वेरी करता है, लेकिन अगर हम एवरेजली देखें तो इन सभी ऑर्गेनिज्म में सेल साइज हमें कांस्टेंट ही दिखाई देगा. सो अ डाइवर्सिटी अमंग द सेल साइज, इफ यू ऑब्जर्व अ प्रोकैरियोटिक सेल, अगर हम कोई प्रोकैरियोटिक सेल देखते हैं, सो द साइज ऑफ सेल इन केस ऑफ प्रोकैरियोट रेंजेस बिटवीन 0.2 to 5.0 micrometer in size, that is माइक्रोस्कोपिक, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक. कैसे होते हैं ये सेल? माइक्रोस्कोपिक है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है और वेरी माइन्यूट सेल साइज है इनकी, मेजर्ड इन केस ऑफ माइक्रोमीटर. ये जो यूनिट है यहाँ पे इसे हम कहेंगे माइक्रोमीटर, या फिर सिंपली इसे माइक्रोन भी कहा जाता है. ठीक है. सो इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल दे आर मोस्टली माइक्रोस्कोपिक. वैसे तो यूकैरियोटिक सेल भी हमेशा माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं, लेकिन उनकी साइज प्रोकैरियोटिक सेल से थोड़ी बड़ी होंगी. तो प्रोकैरियोटिक सेल में एवरेज साइज क्या दिखाई देगा हमें? अ रेंज बिटवीन 0.2 to 5.0 माइक्रोन और माइक्रोमीटर. ठीक है. अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसी तरह से वी हैव अ स्मॉलर साइज इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर यूकैरियोट. जो भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक सेल्स है, इन यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक सेल्स में भी हमें एक रेंज दिखाई देगी. उसी तरह से वी हैव अ रेंज, सिमिलर रेंज इन केस ऑफ मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक सेल, जो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और उसी के साथ जो मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर एक रेंज दिखाई देती है हमें फ्रॉम 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर. ठीक है. लेकिन यहाँ एक डाइवर्सिफिकेशन है, यहाँ स्मॉल साइज्ड सेल भी है, उसी के साथ लॉन्ग साइज्ड सेल भी है. लाइक वी हैव एन एग्जांपल. अगर हम यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक सेल देखेंगे जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, लाइक वी हैव अ सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म अमीबा प्रोटियस. ठीक है. जो अमीबा है, किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. इसका सेल होता है जनरली 60 माइक्रोमीटर इन लेंथ. सो इट इज द लार्जेस्ट सेल अमंग यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. जो भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे यूग्लिना, पैरामेशियम, अमीबा, इन सब में सबसे बड़ा सेल अकॉर्डिंग टू इट्स साइज किसका है? अमीबा प्रोटियस. उसका साइज कितना है? 60 माइक्रोमीटर है. ओके. इसी तरह से मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक में भी वैरायटी ऑफ लेंथ प्रेजेंट है, वैरायटी ऑफ साइज प्रेजेंट है सेल का. अगर हम मल्टी सेल्युलर की बात करें तो यहाँ पर in case of multicellular organism the largest cell is ostrich egg. The egg of ostrich which measures 18 centimeter. यह सबसे बड़ा सेल होता है ऑस्ट्रिच का हायर एनिमल्स में. और अगर प्लांट की बात करें तो वी हैव अ पर्टिकुलर एग सेल
ऑफ, या फिर इसे ओव्यूल भी कहेंगे हम, ओव्यूल ऑफ अ प्लांट साइकस। एक पर्टिकुलर जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है साइकस। इस प्लांट का जो एक सेल है या जो ओव्यूल है, ये लार्जेस्ट सेल यहाँ पे प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ प्लांट। लार्जेस्ट मीन्स इन साइज, जो एवरेज डायमीटर है। उसी तरह सेल का लेंथ भी वेरी करता है। अगर हम देखें द लॉन्गेस्ट सेल इन केस ऑफ एनिमल, वी हैव अ नर्व सेल, क्योंकि हम जानते हैं नर्व सेल में एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक अपेंडेज प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो नर्व सेल है, इन केस ऑफ ह्यूमन इट इज 1 मीटर इन लेंथ। अगर ह्यूमंस की बात करें तो यहाँ पर नर्व सेल का लेंथ होगा 1 मीटर, और इन केस ऑफ जिराफ इट मेजर्स नियरली अबाउट 3 मीटर। यानी एक सेल का जो लेंथ है, उसका जो टोटल साइज है, ये इतना बड़ा होगा। दैट इज इन केस ऑफ लेंथ। जैसे एनिमल में इतने लॉन्ग सेल्स प्रेजेंट है, उसी तरह से प्लांट में भी काफी सारे लॉन्ग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, इन केस ऑफ प्लांट वी हैव अ सेल ऑफ एल्गी एसिटाब्यूलेरिया। एक अलगी है, क्या है? एसिटाब्यूलेरिया। इन दिस पर्टिकुलर अलगी a measurement of cell ranges nearly 15 to 20 सेंटीमीटर। काफी ज्यादा लेंथ है ये एक अलगल सिंगल सेल के लिए। ठीक है, एक्वेटिक एसिटाब्यूलेरिया अलगी क्या है इसका यहाँ पे लेंथ? नियरली 15 टू 20 सेंटीमीटर लेंथ है। इसी तरह से अगर हम पर्टिकुलर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स देखें, ये हमने देखा है द सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा जो प्लांट में प्रेजेंट रहते हैं, द डेड टिश्यू स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। कई सारे प्लांट ऐसे हैं जिनमें इन स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की लेंथ नियर अबाउट 100 सेंटीमीटर तक प्रेजेंट होती है। लाइक वी हैव अ प्लांट कॉल्ड एज हेम्प प्लांट। ये जो हेम्प प्लांट है, इस पर्टिकुलर हेम्प प्लांट में द एवरेज लेंथ ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल इज मेजर्स अबाउट 100 सेंटीमीटर इन लेंथ। ओके, चाहे इनका साइज कोई भी हो, दो अलग अलग साइज के सेल्स दिखाई देते हैं यहाँ। एक जिनकी लेंथ माइक्रोस्कोपिक है और दूसरे ऐसे सेल है जो साइज में काफी ज्यादा बड़े हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बट यहाँ पर द एवरेज सेल साइज रिमेन माइक्रोस्कोपिक। जो भी सेल साइज है ये हमेशा माइक्रोस्कोपिक ही रहेगा, जो हमें नेकेड आईज से जनरली विजुअलाइज नहीं होता। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि एक सेल अपने साइज में हमेशा माइक्रोस्कोपिक क्यों होता है? व्हाई अ सेल टेंड टू रिमेन माइक्रोस्कोपिक इन इट्स साइज। अब इसके पीछे जो रीजन है माइक्रोस्कोपिक साइज के पीछे, इट इज डिपेंड ऑन द फंक्शनिंग ऑफ सेल। किस पर डिपेंड है ये? एक सेल का जो भी नॉर्मल फंक्शनिंग है। और जब भी हम कोई भी सेल के फंक्शनिंग के बारे में बात करते हैं या उसके फंक्शन को डिस्कस करते हैं, वी आर डिस्कसिंग नथिंग अबाउट द मेटाबॉलिज्म ऑफ अ सेल। या हम किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स? सेल का मेटाबॉलिज्म डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में नथिंग बट अ फंक्शन परफॉर्म बाय अ सेल। फिर चाहे वो सिंथेसिस हो चाहे ब्रेकडाउन हो, एक सेल में ये दो ही फंक्शन होते हैं, सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल। अलग अलग टाइप के बायोमॉलिक्यूल, इन्हें सिंथेसाइज करना और इन सभी बायोमॉलिक्यूल को ब्रेकडाउन करना, और कलेक्टिवली इसे ही हमने कहा है मेटाबॉलिज्म। तो एक सेल खुद का जो साइज है यह हमेशा माइक्रोस्कोपिक मेंटेन करता है, क्योंकि
उस सेल को कंटिन्यूअसली मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करना होता है। एंड टू परफॉर्म दिस मेटाबॉलिज्म इफिशिएंटली ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सेल ट्राई टू मेंटेन एंड माइक्रोस्कोपिक साइज। उसको अपना मेटाबॉलिज्म इफिशिएंटली परफॉर्म करना है, लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए परफॉर्म करना है और साथ ही कंटिन्यूअसली परफॉर्म करना है। इसीलिए हर सेल अपना साइज हमेशा माइक्रोस्कोपिक मेंटेन करता है। सो हियर इज अ डायरेक्ट रिलेशन, यहाँ एक डायरेक्ट रिलेशन हमें दिखाई देगा माइक्रोस्कोपिक साइज ऑफ सेल और इसके मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, अब ये रिलेशन एक्चुअल क्या है, कैसा है, हम इसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि एक सेल अपने फंक्शनिंग के लिए या अपने मेटाबॉलिज्म के लिए माइक्रोस्कोपिक साइज पर डिपेंड क्यों होता है। ये जो माइक्रोस्कोपिक साइज है, चाहे वो किसी भी सेल का हो, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या चाहे फिर वो यूकैरियोटिक सेल हो, यहाँ कुछ रीजंस प्रेजेंट होते हैं विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विथ द फिजियोलॉजी ऑफ सेल, दैट इज मेटाबॉलिज्म। जो भी फंक्शनिंग है, जो भी एक सेल का इंडिविजुअल मेटाबॉलिज्म है। अब हर सेल का अपना एक अलग मेटाबॉलिज्म है, प्लांट में भी है, एनिमल में भी है। जैसे हम देखेंगे कि प्लांट में मेटाबॉलिज्म ऑफ लीफ सेल इज डिफरेंट देन दैट ऑफ सेल प्रेजेंट इन रूट। जो सेल लीफ में प्रेजेंट है वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है, जो सेल रूट में प्रेजेंट है वो वाटर एब्जॉर्प्शन और उसके ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है। द सेल प्रेजेंट इन किडनी ब्लड प्यूरिफिकेशन और एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व है। द सेल प्रेजेंट इन लंग्स इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज। इसी तरीके से हर सेल का अगर हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म देखें तो अपना एक अलग मेटाबॉलिज्म होता है। और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में A single cell perform all the required metabolic activities। जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है जो उस यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है, ये सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बस एक सिंगल सेल परफॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ पे होगा क्या, ये माइक्रोस्कोपिक साइज किस लिए ज़रूरी है, तो अलग अलग फैक्टर से, लाइक पहला फैक्टर इफिशिएंट फंक्शन। जो भी एक सेल का फंक्शन है उसे इफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए फंक्शन ऑफ सेल मीन्स मेटाबॉलिज्म। दूसरा आता है रैपिड कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन बिटवीन सेल। एक टिश्यू में मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में काफ़ी सारे सेल प्रेजेंट होते हैं और ये सभी सेल जो भी उनके नेबरिंग सेल से या एडजेसेंट सेल से, इन सभी सेल्स के साथ कंटिन्यूअसली कम्युनिकेट करते हैं थ्रू अ बायोमॉलिक्यूल्स। एक बायोमॉलिक्यूल होता है, उनकी कम्युनिकेशन लैंग्वेज होती है जिसे कहते हैं सेल कम्युनिकेशन। और ये सेल कम्युनिकेशन हमेशा रैपिड कम्युनिकेशन होता है। तो ये जो रैपिड कम्युनिकेशन है इसे मेंटेन करने के लिए भी सेल अपना साइज हमेशा माइक्रोस्कोपिक मेंटेन करता है। ठीक है, अब ये जो दो फंक्शन है इसके साथ अगर हम देखें, इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है द इफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन। एक सेल कंटिन्यूअसली ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है। सर्वाइव करने के लिए उसे काफ़ी सारे कंपाउंड को बाहर से खुद के अंदर लेना पड़ेगा, दैट इज इनटेक। और जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उस मेटाबॉलिक वेस्ट को सेल बाहर गिव आउट करेगा। ठीक है, सो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेल, उसकी इफिशियंसी मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में इफिशिएंट मेनली दो फैक्टर्स का है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर देखें तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड
कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसके सिवा कोई भी सेल सर्वाइव नहीं करेगा। उस सेल को सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब करने ही पड़ेंगे। उसके सराउंडिंग में जो भी न्यूट्रिएंट्स है, ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब बाय सेल टू परफॉर्म अ फंक्शन। और उसके फंक्शन परफॉर्म करने के बाद जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट बचेगा, उस मेटाबॉलिक वेस्ट को सेल बाहर थ्रो आउट करेगा, यानी न्यूट्रिएंट्स और गैसेस को इनटेक करेगा। जैसे ऑक्सीजन को कोई भी सेल इनटेक करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को गिवन आउट करता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज है, प्रोटीन्स है, अमाइनो एसिड है, उन्हें भी इनटेक करेगा। और इन सब के यूटिलाइजेशन से जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट तैयार होगा, उस मेटाबॉलिक वेस्ट को हर सेल बाहर थ्रो आउट करेगा। टू कैरी आउट द इफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो सेल के अंदर हो रहा हो या सेल के बाहर हो रहा हो, इंपोर्ट किया जा रहा हो या एक्सपोर्ट किया जा रहा हो, यहाँ पर एक कंटिन्यूअस इफिशिएंसी मेंटेन करना ज़रूरी है। तो ये वो 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जहाँ पर एक सेल का फंक्शनिंग इन टर्म्स ऑफ मेटाबॉलिज्म डायरेक्टली उसके माइक्रोस्कोपिक साइज से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे ये माइक्रोस्कोपिक साइज डिपेंड किस तरह से है, डायरेक्ट रिलेशन क्या है। सो हियर जब भी हम कोई भी सेल का फंक्शनिंग डिस्कस करते हैं, ओके, व्हेन वी डिस्कस फंक्शनिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ सेल, उस वक्त वी हैव अ रेशियो, इट इज कॉल्ड एज मास इज टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ अ सेल। क्या होता है ये? मास इज टू वॉल्यूम रेशियो, यानी अ मास ऑफ अ सेल एंड वॉल्यूम ऑफ अ सेल। एक सेल का जो भी मास है और उस सेल का जो भी वॉल्यूम है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इन फैक्टर्स पे पड़ता है। ठीक है, जो भी फैक्टर्स यहाँ पर हमने देखे हैं, इफिशिएंट फंक्शनिंग है, कम्युनिकेशन है और ट्रांसपोर्टेशन है, यह सभी फैक्टर्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट किसका है? अ रेशियो, मास इज टू वॉल्यूम रेशियो। ओके, अ सेल, कोई भी सेल जब नया तैयार होता है, अ साइज ऑफ सेल इज स्मॉल। हमने देखा है सेल थ्योरी में एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जब भी कोई सेल तैयार होगा उसका साइज हमेशा स्मॉल ही होगा। लेकिन एज द सेल कैरी आउट इट्स जर्नी ऑफ लाइफ, जैसे जैसे उस सेल की जर्नी ऑफ लाइफ स्टार्ट होगी, उस सेल का मास भी बढ़ेगा और साथ में उस सेल का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। देयर इज इंक्रीज इन मास ऑफ अ सेल एज वेल एज इंक्रीज इन अ वॉल्यूम ऑफ अ सेल। और इसी के साथ ये जो है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमें दिखाई देता है मेटाबॉलिज्म पर। द रेशियो ऑफ मास इज टू वॉल्यूम डिटरमाइंस रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। एक सेल का मेटाबॉलिज्म किस तरह का है? मेटाबॉलिज्म स्लो है, एवरेज है या फास्ट है? उस सेल में मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रहा है या मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो रहा है? हमारे पास सेल के अलग अलग स्टेजेस है उसके लाइफ स्पैन में। जैसे अ न्यू सेल, ठीक है, कोई भी सेल जब तैयार होता है, इट इज टोटली अ न्यू सेल। डायरेक्टली वहां पर मेटाबॉलिज्म स्टार्ट नहीं होगा, वो सेल डायरेक्टली अपना फंक्शन स्टार्ट नहीं करेगा क्योंकि वो जस्ट तैयार हुआ है। ठीक है, इट टेक्स टाइम टू अ सेल, एक सेल को एक टाइम लगता है टू अचीव इट हाईएस्ट पीक ऑफ मेटाबॉलिज्म। जब कोई भी सेल यंग कंडीशन में जाएगा तब उसका रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म सबसे हाईएस्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद एट अ पर्टिकुलर स्टेज द सेल बिकम्स एजेड। एक स्टेज पर आकर वो सेल एजेड हो जाएगा।
और जैसे ही कोई भी सेल एक एज फैक्टर अचीव करता है, उसका मेटाबॉलिज्म स्लोली डिक्रीज होते जाता है। ठीक है, और ये डायरेक्टली डिपेंड कहाँ पर है, मास इज टू वॉल्यूम रेशियो, क्योंकि जब कोई भी सेल एकदम न्यू तैयार होता है उसका मास कम होगा, उसका वॉल्यूम कम होगा। जब वो सेल जैसे जैसे ग्रो करते जाएगा एक पर्टिकुलर लेवल तक, उसका मास भी बढ़ेगा और उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और ये रेशियो भी इंक्रीज होगा। मास इज टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज होता है। और ये हाईएस्ट कहाँ दिखाई देगा हमें, व्हेन अ सेल इज प्रेजेंट इन यंग कंडीशन। फिर यहाँ टाइम फैक्टर है कि एक सेल यंग कंडीशन में कितने टाइम फैक्टर के लिए रहेगा, चाहे कुछ दिनों के लिए भी रह सकता है, कुछ सालों के लिए भी रह सकता है। लेकिन आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज इस यंग कंडीशन से हर सेल पास होगा एजेड कंडीशन में, और जैसे ही एक सेल एजेड कंडीशन में पास होता है उसका मास कम होने लगता है, उसका वॉल्यूम कम होने लगता है, और इसका इफेक्ट कहाँ गिरेगा, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। सो हियर जब सेल न्यू है और जब सेल एजेड है, वी हैव लो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। इन दोनों कंडीशन में मेटाबॉलिज्म का रेट कम रहेगा, और जब सेल यंग है वी हैव द हाईएस्ट रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। यह डायरेक्टली इफेक्ट हमें दिखाई देगा माइक्रोस्कोपिक साइज ऑफ अ सेल। ठीक है, इसी के साथ एक दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है, जैसे हमने डिस्कस किया है यहाँ पर मास इज टू वॉल्यूम रेशियो, वी हैव एन अनदर फैक्टर विच इज कॉल्ड एज सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो। एक दूसरा रेशियो भी होता है जो सेल का मेटाबॉलिज्म डिसाइड करेगा। पहला रेशियो है मास इज टू वॉल्यूम रेशियो, और दूसरा है सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो। और सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो जो है, इसका डायरेक्ट रिलेशन हमें दिखाई देगा माइक्रोस्कोपिक साइज ऑफ अ सेल। ठीक है, क्योंकि टू परफॉर्म ऑल दीज functions this ratio should be higher। क्या होना चाहिए, ये रेशियो हाइयर होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो। अगर ये रेशियो डिक्रीज होता है, इफ देर इज a decrease in surface area is to volume ratio of a cell, we have cell death। उस कंडीशन में उस सेल का क्या होगा, डेथ होगा, जो एजेड सेल के साथ होता है। जो भी एजेड सेल से आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड ये सभी सेल डेड होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो जो है ये धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। ठीक है, और इसका डायरेक्ट रिलेशन है मास इज टू वॉल्यूम रेशियो से। अब इसे समझेंगे, सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो किस तरह से मेंटेन किया जाता है, और कैसे हाइयर सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो किसी भी सेल का ग्रोथ या उसका जो भी फंक्शन है, जो भी मेटाबॉलिज्म है, उसे फेवर करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो द माइक्रोस्कोपिक साइज एंड फंक्शनिंग ऑफ अ सेल इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अनदर टाइप ऑफ रेशियो। जैसे कि हमने देखा है सरफेस एरिया एक सेल का और उस पर्टिकुलर सेल का वॉल्यूम, ये जो दो अलग अलग फिजिकल पैरामीटर है सेल से रिलेटेड विद द डायमेंशन ऑफ अ सेल, एक सेल के डायमेंशन के साथ, यानी डायरेक्टली उस सेल के साइज के साथ रिलेटेड है। इसका इफेक्ट देखिए क्या होता है। ठीक है, सो वी हैव अ न्यू सेल, हमारे पास एक नया तैयार हुआ सेल है। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, सपोज वी हैव दिस क्यूबॉइडल टाइप ऑफ अ सेल। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक क्यूब लाइक सेल है हैविंग अ साइज ऑफ 30 माइक्रोमीटर। क्या है इसका साइज? 30 माइक्रोमीटर है।
अब इसके अगर हम ये दो फैक्टर निकालेंगे इस पर्टिकुलर कंडीशन में, तो इस पर्टिकुलर सेल का जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया फॉर दिस पर्टिकुलर सेल, सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। द हाइट ऑफ सेल इनटू द विड्थ ऑफ अ सेल इनटू द साइड्स, जितने भी इसके साइड से, इनटू नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्यूब लाइक सेल से फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्यूबॉइडल सेल, एक अच्छे से समझने के लिए हम क्यूबॉइडल सेल का एग्जांपल लेते हैं। सो ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर सभी सिमिलर रहेंगे। हाइट 30 माइक्रोमीटर, विड्थ 30 माइक्रोमीटर, क्यूब है इसके लिए इसमें साइज जो भी साइड से 6 और नंबर ऑफ सेल्स 1। कितना आएगा इसका सरफेस एरिया यहाँ पर? इट इज 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी सेल का हमें निकालना है वॉल्यूम। सेकंड फैक्टर, द वॉल्यूम ऑफ गिवन सेल। अब वॉल्यूम के लिए हमें एक अलग टाइप का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वॉल्यूम के लिए क्या लगेगा यहाँ पे? हाइट ऑफ अ सेल इनटू विड्थ ऑफ अ सेल, जो भी उस सेल का विड्थ है, इनटू लेंथ ऑफ अ सेल, उस सेल का जो भी लेंथ है, इनटू नंबर ऑफ सेल्स। अब यहाँ पे हाइट 30 माइक्रोमीटर, विड्थ भी 30 माइक्रोमीटर, लेंथ इट इज ऑल्सो 30 माइक्रोमीटर एंड नंबर ऑफ सेल्स 1। कितना आएगा ये पर्टिकुलर यहाँ पर वॉल्यूम? माइक्रोमीटर क्यूब, 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब। ओके, फॉर दिस पर्टिकुलर सेल, जब ये नए सेल तैयार होता है और अपनी कंप्लीट मैच्योरिटी अटेन करता है, कंप्लीटली मैच्योर होता है। अब यहाँ पे अगर देखें तो सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो कितना आएगा? अगर इस फॉर्मूला में डाला जाए तो सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो, सरफेस एरिया कितना है? 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब। क्या मिलेगा हमें सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो? 0.2 सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, कितना आएगा ये? 0.2 आएगा। ठीक है, अब यही सेल कंटिन्यूअसली ग्रो होता है, मैच्योर होता है, और जैसे जैसे ये सेल ग्रो होते जाएगा, मैच्योर होते जाएगा, वी हैव इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। उस सेल का वॉल्यूम इंक्रीज होता ही जाएगा, क्योंकि एक सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता जाएगा, और फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उस सेल को जैसे जैसे वो सेल ग्रो होता है एडिशनल स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, और ये जो एडिशनल स्पेस उस सेल में ऐड होगा, इस वजह से वी हैव इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ सेल। एक सेल का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लेकिन उस वक्त सेल का सरफेस एरिया इंक्रीज नहीं होता है। हाँ, इंक्रीज होता है, लेकिन नॉट एज मच दैट ऑफ वॉल्यूम। सो वी हैव इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम एट हायर रेट, ज्यादातर देन सरफेस एरिया ऑफ अ सेल। सेल का सरफेस एरिया ये भी इंक्रीज होगा, लेकिन वॉल्यूम के कंपेयर में काफी कम इंक्रीज होगा। अब इसके वजह से क्या होता है? वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सरफेस एरिया इंक्रीज
नहीं हो रहा है उस अकॉर्डिंगली या उस कंपैरिजन में, सो इट लीड्स अ डिक्रीज इन सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो। और इसीलिए जैसे ही एक सेल का सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो कम होने स्टार्ट होता है, अ सेल गेट डिवाइड। अ फंक्शनली एक्टिव सेल क्या होगा? डिवाइड होगा। किस लिए? टू मेंटेन सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो। ठीक है स्टूडेंट, इसके एक पर्टिकुलर लेवल पर मेंटेन करने के लिए अगर एक सेल डिवाइड होगा, फिर से दो नए सेल बनेंगे, ये सेल और डिवाइड होंगे, देन अगेन दिस सेल डिवीजन कंटिन्यूज। धीरे धीरे क्या हो गया? सेल का नंबर बढ़ते जाएगा। सेल का नंबर बढ़ेगा, लेकिन यहां पर सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज नहीं होगा। सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो कीप्स इंक्रीजिंग, ये धीरे धीरे इंक्रीज होता है। और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बनेगा, उतने ज़्यादा इफिशिएंटली कोई भी सेल अपने फंक्शन परफॉर्म कर सकेगा, क्योंकि फंक्शनिंग ऑफ अ सेल इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन इट्स सरफेस एरिया। क्योंकि विदाउट ट्रांसपोर्टेशन कोई भी सेल फंक्शन कैरी आउट नहीं कर सकता। फिर चाहे किसी भी फैक्टर का ट्रांसपोर्टेशन हो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो या फिर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो, एक्सचेंज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट हो, ये सभी कैरी आउट करने के लिए हर सेल को क्या करना पड़ता है? सरफेस एरिया यूज करना पड़ता है। और सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, एक्सचेंज का रेट उतना ही ज़्यादा होगा। हायर सरफेस एरिया gives higher rate of exchange of material, and that's why a cell tend to maintain higher surface area is to volume ratio। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे जो भी आपको नोट्स दिए हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है जिसे अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया गया है, तो उसे एक बार केयरफुली रीड कर लो। ठीक है।